ओके, सो प्रोपोर्शनल सिलेक्शन लास्ट टाइम भी शायद एंड किया था इस पे कि हाउ वी डू अ प्रोपोर्शनल सिलेक्शन. Once a parent is selected, the wheel is given a strain for finding the second parent. If the same chromosome is selected as a second parent, it is rejected and the wheel is spun again. After finding a pair, a second pair is selected and so on. A chromosome may get selected several times and appear as a parent several times. तो आप व्हील को स्पिन करेंगे. व्हील को स्पिन करने के बाद आपके पास जहां पे भी उसका पॉइंटर आएगा वहां पे एक पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट टाइम आप फिर स्पिन करेंगे टू गेट द सेकंड पेरेंट. अगर तो सेकंड टाइम भी आपका व्हील जो है जो पॉइंटर है वो उसी क्रोमोसोम पे आ जाता है जो पहले सिलेक्ट हुआ है, तो फिर तो वो पेयर ना बना. एक्चुअली एक ही क्रोमोसोम दो दफा सिलेक्ट हो गया. तो फिर आप अगर रिपीटेड सिलेक्शन होती है तो आप उसको रिजेक्ट और फिर से व्हील स्पिन करेंगे अंटिल यू गेट अ डिफरेंट क्रोमोसोम. जब आपके पास पेयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उस पे क्रॉस ओवर अप्लाई कर सकते हैं. और ये जरूरी नहीं है कि अगर एक पेरेंट एक दफा सिलेक्ट हो गया है तो वो दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकता. एक ही पेरेंट एक ही क्रोमोसोम डिफरेंट पेयर्स का पार्ट बन सकता है. क्लियर होगी बात यहां तक? क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट इज टूर्नामेंट सिलेक्शन. अब ये डिफरेंट टेक्निक्स हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट वे में डाइवर्सिटी इंप्लीमेंट करती हैं और डिफरेंट रेशियो के साथ कन्वर्ट करती हैं. तो हमारे लिए जो हमारे सिनेरियो के साथ जो सूटेबल टेक्निक होगी सिलेक्शन की वो हम यूज करेंगे. तो टूर्नामेंट सिलेक्शन क्या करती है? वन पेरेंट इज सिलेक्टेड बाय कंपेयरिंग अ सबसेट बी ऑफ द अवेलेबल क्रोमोसोम्स एंड सिलेक्ट द फिटेस्ट. अ सेकंड पेरेंट में बी सिलेक्टेड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस. टूर्नामेंट सिलेक्शन के केस में आप एक बी वैल्यू सेट कर लेंगे 2 3 4 5 वट एवर यू सेट अ बी. इसका मतलब है इतने आप हिट्स करेंगे या इतने क्रोमोसोम्स को सिलेक्ट करेंगे टू सिलेक्ट अ सिंगल पेरेंट. सो डू यू अगर आप बी को लेट्स सपोज 3 सेट करते हैं तो यू डू 3 हिट्स टू सिलेक्ट 3 क्रोमोसोम्स और फिर उनमें से जो ज्यादा फिट क्रोमोसोम होगा उसका फर्स्ट पेरेंट डिक्लेयर कर. फिर इसी तरह से आप 3 हिट्स और करेंगे टू गेट 3 मोर क्रोमोसोम्स और उन 3 क्रोमोसोम्स में से जो ज्यादा फिट क्रोमोसोम होगा उसको आप सेकंड पेरेंट डिक्लेयर कर देंगे. तो इस तरह से आपके पास एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा टू स्टार्ट द क्रॉस ओवर टू अप्लाई द क्रॉस ओवर ऑपरेटर. क्लियर? क्लियर है? So the selection pressure increases as B increases. सिलेक्टिव प्रेशर क्या था? लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था. व्हाट इज सिलेक्टिव प्रेशर? क्या था सिलेक्टिव? पढ़ते नहीं है. Selective pressure is the ratio that how many chromosomes have the above average fitness. जितने क्रोमोसोम्स टोटल में से एवरेज फिटनेस से ऊपर होंगे उसे हम कहेंगे सिलेक्टिव प्रेशर. इतना इसका सिलेक्टिव प्रेशर है. वो यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि जितने आप बी की वैल्यू हाई करते जाएंगे आपके पास सिलेक्टिव प्रेशर उतना ही हाई होता चला जाएगा. टूर्नामेंट सिलेक्शन एक्चुअली कर क्या रही है? जब आप देखें जब आप एक रैंडमली पेरेंट सेलेक्ट करते हैं जैसे हम टूर्नामेंट सिलेक्शन के केस में कर रहे थे, फिर आप व्हील को स्पिन करते हैं रैंडमली, सेकंड आपके पास पेरेंट आ जाता है. बट द थिंग इज कि उस केस में चांसेस हैं आपके पास कि कोई पेरेंट लेस फिट आ जाए जिसकी फिटनेस कम हो, या हो सकता है बाय चांस दोनों पेरेंट्स ही लेस फिट आ जाए. आगे जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे चांसेस आर देयर कि वो भी लेस फिट होंगे. ऐसे ही है ना? तो जब हम टूर्नामेंट सिलेक्शन करते हैं और बी को हम बढ़ाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम 3 4 हिट्स करके 3 4 क्रोमोसोम ले रहे हैं और उसमें से हम फिर एक फिट उन 4 में से जो सबसे फिट होता है उसको आगे लेके जाते हैं. तो इससे हम अपने फिट जो पेरेंट्स हैं उनके फिट होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं. एक हिट में तो लेस फिट आ सकता था, 2 में तो नहीं आया. हो सकता है 2 में भी आ जाए, 3 में चांसेस बहुत रेयर चांसेस हैं कि तीनों ही लेस फिट क्रोमोसोम्स आ जाए. आपने B4 कर दिया 5 कर दिया तो जितना B बढ़ाते जाएंगे चांसेस आर देयर
कि अगर 4 5 6 लेस फिट क्रोमोसोम भी आ गए तो एक आधा तो बीच में, अगर 7 आपने रखा हुआ है तो एक फिट तो आएगा, तो सिलेक्ट तो फिर फिट वाला ही होगा उनमें से जो ज्यादा फिट। समझ रहे हैं बात को? भी जितना बढ़ाते जाएंगे आपके फिट क्रोमोसोम्स आने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, और जब ये चांसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टिव प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो कॉमनली लोग जो ट्राई करते हैं इसको, वो बी इक्वल टू 2 के साथ करते हैं, दो क्रोमोसोम्स को हिट करते हैं, उन दोनों में से फिर जो फिट होता है उसको उठा के पहला पेरेंट बना देते हैं, फिर इसी तरह से सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, फिर दो क्रोमोसोम्स को हिट करते हैं और उनमें से जो ज्यादा फिट क्रोमोसोम होता है उसको सेकंड पेरेंट बनाते हैं। ठीक। Its advantage is that the worst individual of the population will have very little probability of selection, whereas the best individual will not dominate the selection process, thus ensuring diversity. Chances are there कि आपके पास best chromosomes आएंगे, but even then there are chances कि दो जो chromosomes हैं वो less fit भी एक दफा select हो सकते हैं, तो उस सिलेक्शन से आपके पास डाइवर्सिटी भी आएगी अगर दो लेस सिलेक्ट हो गए किसी टाइम पे, बट अगेन जो फिट सॉल्यूशंस है वो इसमें डोमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? लग तो मुझे नहीं रहा क्लियर हो रही है बातें। अच्छा, नेक्स्ट इज रैंक बेस्ड सिलेक्शन। रैंक बेस्ड सिलेक्शन यूजेस द रैंक ऑर्डरिंग ऑफ द fitness values to determine the probability of selection and not the fitness values themselves. Rank based selection में हम rather than based on देयर फिटनेस हम उनका रैंक कैलकुलेट कर लेते हैं। रैंक जो सबसे ज्यादा फिट है उसका रैंक हाई होगा, जो उससे कम फिट है उसका रैंक उससे कम होगा, एंड सो ऑन। So rank based selection uses the rank ordering of the fitness values to determine the probability of selection and not the fitness values themselves. This means that the selection probability is independent of the actual fitness value. आपके पास जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअल फिटनेस वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमने जो अभी एग्जांपल देखी थी जिसमें एक क्रोमोसोम की फिटनेस 7 थी, दूसरे की शायद 4 थी, फिर 2 थी और 1 थी। तो जब हमने इसको रोले व्हील पे डाला था प्रोपोर्शन सिलेक्शन के केस में जो पहला क्रोमोसोम था ए बी सी डी, अगर हम कह देते हैं ए की फिटनेस 7 है, बी की 4 है, सी की 2 है और डी की हमारे पास 1 है। जब हमने इस प्लेस पे डाला था तो ए क्रोमोसोम ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्लेस ले रहा था रोले व्हील के ऊपर। 7 बाय टोटल 40 इज 50% आता है। इस ए जो है इस पे 50% ले रहा था, बी इसी तरह से 4 बाय 40 आई थिंक अराउंड अबाउट 25% कहीं बनेगी, तो ये 25% के करीब बी ले रहा था और इसी तरह से सी रिलेटिवली डी से ज्यादा स्पेस ले रहा था। इस तरह से आपने इनको रैंक कर दिया था। अब इस जो हमने फिटनेस वैल्यू की बेस पे इनको रोले व्हील पे स्पेस असाइन की थी, तो उसमें जिसकी फिटनेस जितनी ज्यादा थी वो उतना ज्यादा रोले व्हील के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक? rather than using these value we now use rank selection, हम इनको रैंक असाइन कर देते हैं। ठीक, तो और फिर हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं कि टोटल रैंक कितने हो जाएंगे +1 माइनस जो आपने इसको रैंक असाइन किया। तो टोटल लेंथ कितनी? 4 4 + 1 इज 5 5 - 1 इज, तो एक्चुअली वो इनको रिवर्स कर देता है। ठीक, इसको 3 मिल जाएगी, इसको 2 मिल जाएगी, इसको 1 मिल जाएगी। अब इस रेशियो के हिसाब से आपने इसको रोले व्हील के ऊपर स्पेस दी इस न्यू रैंक के लिए, तो एक्चुअली इससे क्या होगा, इनके दरमियान इसकी रैंक खाली होगा, उसको स्पेस तो ज्यादा मिलेगी लेकिन इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक,
कैसे? अब इनका अगर आप टोटल देखेंगे तो ये बन गया 4 3 7 10 बन गया। तो अगर हम लोडेड व्हील पे स्पेस देंगे, ए वाला जो है वो तकरीबन 40% स्पेस लेगा, बी जो है वो 30% लेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? कि अब जितनी फिटनेस की स्ट्रेंथ है उस फिटनेस के हिसाब से स्पेस में मिलेगी। स्पेस मिली है, जिसका रैंक ज्यादा था उसको ज्यादा मिली है, तो इनके दरमियान जो वेरिएशन थी वो कम हो जाए। उस वेरिएशन कम होने से क्या होगा कि रिलेटिवली डाइवर्सिटी इंक्रीज हो। अब इन जो लो वाले हैं इनके चांसेस वो भी सिग्निफिकेंट स्पेस ले। पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो डी हमारे पास था 1/14 इज अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करो कितना बनता है जल्दी से। 0.06 या 0.07 बनेगा, 0.07। तो ये 7% स्पेस ले डी वाला, ये सबसे लो रैंक है। लेकिन अब अगर हम इस केस पे देखते हैं तो डी जो है वो यहाँ पे तकरीबन, आपने जो लो रैंक वाले भी थे उनकी भी स्पेस गोले मील पे थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। और अगर हम सी को देखें तो सी यहाँ पे 3/14 0.21, तो ये आपके पास ले रहा था 25% स्पेस। और यहाँ पे ये कितनी ले रहा है? जो लो रैंक वाले हैं उनकी स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है इस रैंक बेस सिलेक्शन करने से। क्लियर होगी बात? So this means that the selection probability is independent of the actual fitness value. Ranking therefore has advantage that a highly fit individual will not dominate in the selection process as a function of magnitude of its fitness. Fitness value की बेस पे dominate नहीं करेगा, अपनी ordering की बेस पे dominate करेगा। So the population is sorted from best to worst according to the fitness. Each chromosome is then assigned a new fitness based on linear ranking function, जो कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, P-R+1। P मीन टोटल रैंक्स, टोटल पॉपुलेशन, R मीन जो आपने इसको रैंक असाइन कर दिया, और +1, P-R+1 जो मैंने यहाँ पे लिखा। So where P is population size, R is fitness rank of the chromosome. If P equal to 1, then a chromosome of rank 1 will have a fitness of 11। ठीक, क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। And a chromosome of rank 6 will have fitness of 6। फॉर्मूले में डालेंगे तो निकलेगा। अच्छा, a user adjusted slope रैंक बेस्ड सिलेक्शन के अंदर a user adjusted slope can also be incorporated। कैसे होगी? इसका फॉर्मूला है P-R मैक्स माइनस मीन स्लैश P-1। ये इसलिए है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्लोप के अंदर, जब किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर उसको अगर रिफ्लेक्ट करना है तो आप मैक्स और मीन की रेंज दे देंगे कि जिस रेंज के अंदर आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे वो उस हिसाब से आपको वैल्यू दे देगा। So where max and mean are set by the user to determine the slope max minus mean P-1 of the function. Let P equal to 11, max is 8, mean is 3. Then a chromosome of rank 1 will have a new fitness value of 10 into 5 by 10 plus 3, 8। अगर आप खुद से फिटनेस वैल्यूज को कंट्रोल करना चाहें, जो ये देखें ना, अभी तो ये जस्ट रिवर्स निकल रही है। जो आपने इसको रैंक असाइन किया, आपकी फिटनेस वैल्यू से बिल्कुल रिवर्स ऑर्डरिंग में, ये 1 2 3 4 था, ये 4 3 2 था। अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे ये 1 2 3 4 ना हो, ये 1 2 3 4 हो, अगर तो ये 4 3 2 1 ना हो, दिस शुड बी समथिंग एल्स बिटवीन 10 एंड 5। तो फिर आप मैक्स और मिनी आप इस फॉर्मूले में दे सकते हैं। तो ये इसकी रैंकिंग 10 से 5 के दरमियान इसकी फिटनेस जनरेट कर रहा है। क्लियर हुई बात?
Next is once the new fitness is assigned, parents are selected by same roll wheel procedure used in proportionate selection. So advantage of this rank based selection is selective pressure once determined by the user remains constant. And the disadvantage is that the population must be sorted. Definitely इसमें आपको sorted population चाहिए. Chromosomes with the same fitness will not have the same probability of being selected. ये एक और डिसएडवांटेज है. पहला डिसएडवांटेज कि आपकी पॉपुलेशन को सॉर्ट होना चाहिए. सॉर्ट होना क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि सॉर्ट करने की भी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, टाइम लगेगा उसमें. And the second one is कि chromosome with the same fitness value will not have the same probability of being selected by. Question more separate. Chromosomes with the same fitness value will not have the same probability of being selected. ये कहना चाह रहा है ये जो हमारा केस था, जैसे फिटनेस है ना, एक्चुअली इसकी भी 4 आ जाती है, इसकी भी 4 आ जाती है, लेकिन इनको रैंक सेम नहीं मिलेगा इन दो. क्योंकि दो को एक रैंक नहीं मिल सकता. आप डेफिनेटली इनको 1 2 3 4 में कोई ना कोई रैंक असाइन करने हैं. आप दो को सेम रैंक असाइन नहीं कर सकते ना, आपको सारा फॉर्मूला गलत होगा. तो इसलिए दो बेशक को सेम फिटनेस भी हो, रैंक उनका फर्क हो जाएगा और उनकी रोले भी स्पेस भी अनइक्वल हो. ठीक है. एक वे हमने देख लिया, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लिकेटिव वे है, इसको आप स्किप कर दें. एक वे काफी है. आगे आ जाएं, जो हमारा है सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट डाइवर्स. If a chromosome is close to the best chromosome, इसको और से समझिएगा जरा. If a chromosome is close to the best chromosome and the hand has a higher score than a chromosome that is far away, diverse, but has a slightly lower score, then the far away chromosome will be wiped out. अगर एक क्रोमोसोम आपके पास है जो कि क्लोज है टू द बेस्ट क्रोमोसोम and has a higher score than a chromosome that is far away, diverse, जो कि दूर है, बट और लेकिन जो दूर है उसका जो स्कोर है वो लो है, स्लाइटली लो है, then the far away chromosome will be wiped out. This results in uniformity even in large populations. समझ आई? नहीं आई? जो क्लोजनेस और फार अवे हम देख रहे हैं वो किस बेस पे देख रहे हैं? इस क्लोजनेस और फार अवे का जो देखना है वो फिटनेस ही बेस पे तो नहीं है. डेफिनेटली फिटनेस अलग चीज है जिसको वो स्कोर का नाम दे रहे हैं. कह रहा है एक ए क्रोमोसोम है आपके पास, एक बी क्रोमोसोम है और एक सी क्रोमोसोम. अब फॉर एग्जांपल इफ अ क्रोमोसोम ये आपके पास है जिसकी बेस्ट फिटनेस, तो वो ये कह रहा है कि लेट्स सपोज देयर इज अ क्रोमोसोम बी दैट इज क्लोज टू ए and has a higher score, इसकी फिटनेस भी हाई. यहां तक फॉलो कर. ये क्लोज नहीं है, आप क्लोज फिटनेस की बेस पे नहीं है आपके लिए डिस्टेंस. किस बेस पे, कौन सा डिस्टेंस?
पहला जो सोल्यूशन है लेट्स सपोज है 1 1 0 1 0 1 0 1। जो बी है वो भी कहीं ना कहीं इससे मिलता है। ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कितनी जगह पर फर्क हो रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस है क्लोज, हम इस बेसिस पे। फिटनेस अलग चीज है, सोल्यूशन एक जैसे होना अलग चीज। तो ये कह रहा है कि दो जो बी है वो क्लोज टू ए है और इसकी फिटनेस भी रिलेटिवली जरा सी हाई है। जो सी है वो इससे दूर है, फार। ये बनता है 0 1 0 0 0 1 0 प्लेटफॉर्म, फार अवे, और इसकी फिटनेस भी कम है। फिलहाल तो कह रहा है कि इसका पाई। अब पढ़ें जो लिखा हुआ है और इसको मैच करेंगे, मैंने कहा। बेस्ट क्रोमोसोम को लेट्स सपोज यू से ए, और अक्रोमोसोम जो क्लोज है बेस्ट क्रोमोसोम के दैट इज बी, एंड फार अवे इज सी। ये ठीक है। Diversity of a chromosome from the already selected chromosomes can be calculated as: take the distance of the chromosome from a selected chromosome, scale the distance to remove negative distances, sum all the square distances from selected chromosome. The larger this sum, the most diverse is the chromosome. Diversity is the sum of the distances. One way to incorporate this diversity is to rank the chromosome. आगे क्या लिखा है? Chromosomes by the sum of the fitness rank and diversity rank. डाइवर्सिटी निकालने का तरीका वो आपको ये बता रहा है कि एक क्रोमोसोम की अगर आपने डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, ये क्रोमोसोम कितना ज्यादा डाइवर्स है, तो उस क्रोमोसोम का स्क्वायर डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस याद है? हाँ जी, एफएससी वाले बच्चों, यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं याद? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स का अगर आपने डिस्टेंस लेना है तो ए माइनस बी, उन दोनों के जितने डिफरेंसेस हैं उनके पार्ट्स के अंदर वो देख लें आप कितने, और फिर आप इस डिस्टेंस को स्केयर कर दें। So scale the distance to remove negative distance, sum all the scale distances. उसके बाद एक क्रोमोसोम जिसको आपने लिया, एक क्रोमोसोम, लेट्स सपोज देयर वाज अ क्रोमोसोम, देयर वर 5 क्रोमोसोम्स ए बी सी डी ई। आपने देखना है ये क्रोमोसोम कितना ज्यादा डाइवर्स है। आप इस क्रोमोसोम का डिस्टेंस इन सारे क्रोमोसोम से निकालो, ठीक, और उन सारों को सम अप कर लें, वो डिस्टेंस ऐसे निकाल लें, सब्ट्रैक्शन स्केयर, और फिर इन सारों को सम कर लें। ये वैल्यू जितनी ज्यादा हाई आएगी, इसका मतलब है ये क्रोमोसोम इतना ज्यादा डाइवर्स है, इतना ज्यादा फासले पे है दूसरे क्रोमोसोम। जितनी वैल्यू कम आएगी उतना ये लेस डाइवर्स। क्लियर? Hence, diversity or being different can be incorporated into the selection procedure, and a chromosome which is almost as good as another chromosome but is far away from the already selected chromosomes has a better chance of survival. तो डाइवर्सिटी को आप इस तरह से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन में, और क्रोमोसोम which is almost as good as another chromosome but is far away from the already selected chromosome has a better chance of survival. हम पहले ये कहते थे फिर क्रोमोसोम आगे जाएगा, ऐसे ही था। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप डाइवर्सिटी को भी इंकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और दो क्रोमोसोम्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी फिटनेस एक जैसी है, अब इन दोनों में से किसको आगे लेके जाएं नेक्स्ट जनरेशन में, तो आप फिर उसको डाइवर्सिटी के बेस पे वैल्यूएट कर सकते हैं। उन दोनों में से जिसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी
ऑल्दो फिटनेस सेम है दोनों की, लेकिन डाइवर्सिटी इसकी जितनी ज्यादा होगी उसको आप नेक्स्ट पॉपुलेशन का पार्ट बना सकते हैं। रैंक कैसे, लेकिन ये तो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं ना, ये सारे वेज हैं करने के जो हम पढ़ रहे हैं ना। प्रोपोर्शन से भी आप कर सकते हैं, आप टूर्नामेंट से भी कर सकते हैं, आप रैंक से भी कर सकते हैं, आप ये डाइवर्सिटी के बेस पे भी कर सकते हैं। अब आपको जो आपका सिनेरियो आपके सामने आएगा तो फिर वो भी दिया था आपको काम, किया 2 हफ्ते पहले ये थी, तो वो डिस्कस करते हैं। बट इज फार अवे फ्रॉम द ऑलरेडी सिलेक्टेड क्रोमोसोम, अच्छा है द बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो ये जो वे है जो हम अभी देख रहे हैं, ये डाइवर्सिटी को डालने के लिए जब आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो उसमें हम रेसिपीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेसिपीज, अब अप्लाइंग द जेनेटिकल, उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्राइटेरिया है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी लाना चाह रहे हैं कि मशीन कैसे नई रेसिपीज खुद से जनरेट करे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन। उसमें भी हमने भी डाइवर्सिटी का क्राइटेरिया इंकॉर्पोरेट किया। वो कैसे इंकॉर्पोरेट किया, वो ऐसे इंकॉर्पोरेट किया है कि ऐसी रेसिपी, हमने उसको 10 रेसिपीज दी हैं, सिस्टम को इनपुट की है, तो वो जो नई रेसिपीज बना रहे हैं उनमें से वो रेसिपीज ज्यादा नोवेल होंगी, न्यू होंगी, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स और एक्शंस हैं वो ओरिजिनल रेसिपीज के इंग्रेडिएंट और एक्शन से ज्यादा डिफरेंट, दैट इज मोर नोवेलिटी। समझ आ रही है बात? ये अब आपने अपने एप्लीकेशन एरिया को देखना होगा। आप नोवेलिटी लाना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डाइवर्सिटी चाहिए। आप आपकी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप सिंपली जो ज्यादा फिट है उसको आपने सिंपल वो बच्चे यहाँ सिलेक्ट करके आगे लेके जाने हैं जो ज्यादा लाइक है, मे बी आप दैट सी जी पे द मोस्ट फिटेस्ट को आगे लेते हैं। समझ रहे? ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप वो वाली सिलेक्शन टेक्निक जो है वो अप्लाई करना। आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि जहाँ पे जब आपको जरूरत पड़े तो आप इन 4-5 में से एवेलुएट कर सकें कि आपने अपनी स्किल। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे हैं रिप्रोडक्शन ऑपरेटर्स के ऊपर। रिप्रोडक्शन ऑपरेटर्स, जेनेटिक ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू क्रोमोसोम्स that are selected to be parents to create offsprings, basically of two types, crossover and mutation. Crossover operators create offsprings by recombining the chromosomes of the selected parents. Mutation is used to make small random changes to a chromosome in an effort to add diversity to the population. So, क्रॉसओवर ऑपरेटर में आपके पास आप जो क्रोमोसोम सिलेक्ट करेंगे, जो पेरेंट क्रोमोसोम सिलेक्ट करेंगे, उनके सबसेट्स को, उनके पार्ट्स को, उनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनके पार्ट्स को रिकंबाइन करेंगे टू फॉर्म द न्यू क्रोमोसोम। ठीक, न्यू सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। जबकि म्यूटेशन में आप किसी भी एक क्रोमोसोम के अंदर कोई एक जीन चेंज करके, कोई एक एलील चेंज करके आप उसके अंदर डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो म्यूटेशन इज लाइक अ स्मॉल चेंज एंड क्रॉस ओवर इज लाइक अ बिग चेंज। अच्छा, स्मॉल चेंज में और बिग चेंज में फर्क क्या है एक्चुअली? स्मॉल चेंज में और बिग चेंज में फर्क ये है कि जब आप स्मॉल चेंज करेंगे, अगेन रेसिपी से एग्जांपल देता हूं। रेसिपीज के केस में जब हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो हम उसके अंदर से एक हाफ ऑफ द पोर्शन या एक मेजर पोर्शन एक्शन और इंग्रेडिएंट्स उसके चेंज कर देते हैं। हम उसको उसके आई डोंट नो,
एक रेसिपी थी मेरे ध्यान में बाहर, फॉर एग्जांपल वो सैल्मन की रेसिपी थी, फिश फ्राइड की रेसिपी थी। उसके अंदर एक दो प्रोसीजर्स थे, उसके सब पार्ट्स थे। एक पार्ट में वो फिश को फ्राई कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था, और सेकंड पोर्शन के अंदर उसके लिए कुछ सॉस तैयार कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक और रेसिपी ली, उसके अंदर वो आई डोंट नो कोई एग के साथ सॉरी राइस के साथ कुछ कर रहा था। अब आप फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से जो सॉस का प्रोसीजर है वो आप यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं सब, समझे? जो आपकी फिश वाली थी, फिश में दो सब प्रोसीजर थे फिश रेसिपी के अंदर, एक में फिश फ्राई कर रहा था, दूसरे में कोई सॉस प्रिपेयर कर रहा था। आपने जो सॉस वाला प्रोसीजर था वो वहां से रिमूव किया, एक और रेसिपी ली, इन्होंने गार्लिक राइस की थी, उसमें गार्लिक के साथ कुछ एक अलग प्रोसीजर कर रहा था, राइस के साथ अलग बॉइलिंग का प्रोसीजर कर रहा था। आपने राइस का प्रोसीजर उठाया, ला के फिश के साथ प्लेस कर दिया, फिश एंड राइस का कॉम्बिनेशन बन गया। और दूसरी साइड पे उसमें हम तो डायरेक्ट जनरेट कर रहे थे ऑप्शन दो से, लेकिन एनी आप इसको उठा के ले भी जाएं तो आपके पास एक गार्लिक का प्रोसीजर बच जाएगा और दूसरी आपके पास सॉस बच जाएगी। दो न्यू रेसिपीज आपने जनरेट कर, ये आपका हुआ क्रॉस ओवर, जिसमें आपने मेजर पोर्शन जैसे था उठा के चेंज कर। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब म्यूटेशन अगर इसमें हमने करनी हो, म्यूटेशन हम क्या करते हैं? म्यूटेशन हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने आपने वही अगेन मैं सैल्मन की रेसिपी लेता हूँ, फिश की रेसिपी थी, उसमें आप रेड चिली यूज कर रहे थे, चिली पेपर। आपने हमने चिली पेपर उठा के, रेड चिली पेपर को हटा के हमने ब्लैक पेपर यूज किया। ये है म्यूटेशन। ये जो टेस्ट में चेंज तो लेके आएगा, बट स्लाइड चेंज होगा, मेजरली उसकी रेसिपी को चेंज नहीं किया। तो जब मेजर चेंजेस आती हैं, अब दोनों में फर्क क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप मेजर चेंजेस लेके आते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। आप सर्च स्पेस को एग्जॉस्टिवली चेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तब्दीलियां क्या ला सकते हैं आप इसमें, फार अवे चीजें जो जो एक्सट्रीम पे जाके रेसिपीज के साथ हो सकती हैं, वो क्रॉस ओवर करें। जबकि जिसको कहते हैं ना नेबरिंग चेंजेस, छोटी सी चेंजेस, रेसिपी इधर थी, देखें आप रेड चिली पेपर से और ब्लैक पेपर को यूज करके आपकी रेसिपी अगर आप लेंगे, आपको टेस्ट का जरा सा फर्क तो महसूस होगा, बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो हमने पहले क्रॉस ओवर किया, उसमें ऑल टुगेदर आपको एक नई रेसिपी ट्राई करनी है। तो जब हम क्रॉस ओवर करते हैं तो देयर इज अ सर्च स्पेस एक्सप्लोरेशन, बहुत एग्जॉस्टिवली आप सर्च स्पेस को सॉल्यूशन स्पेस को सर्च कर रही होती हैं। जबकि जब आप म्यूटेशंस करते हैं तो आप सर्च स्पेस को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट, किसी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है दोनों बातें? So crossover operation takes two candidate solutions and divides them, swapping components to produce two new candidates. Genetic algorithms are a very, very, very strong candidate for generative AI. But generative AI, generative AI वो है जिसका आपके सर को बुखार चढ़ा हुआ है, जो आप चैट जीपीटी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो वो तो चले कि उसे हम कैटेगराइज करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी, जिसका काम है सिर्फ लैंग्वेज, ज्यादातर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डील करना। जब रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस आ जाएं जहाँ पे आप कंप्यूटेशनल क्रिएटिविटी चाहिए हो, नई चीजें खुद से बने, जैसे मैंने आपको रेसिपीज का दिखाया, न्यू सॉल्यूशन आपके सामने रखे। अभी लोग जीपीटी को भी यूज कर रहे हैं, आई नीड गिव मी दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट द कोड फॉर मी, गिव मी असाइनमेंट, तो आई वांट अ यूनिक कोड, वो जनरेट आपको करके देते, लेकिन दैट इज लार्ज लैंग्वेज। अब आप उससे रेसिपी का पूछेंगे वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ये सेंस नहीं है, उसमें सिमेंटिक्स नहीं है। जहाँ पे सिमेंटिक्स और इन चीजों को डील करके आपको एवोल्यूशन और जेनेटिक चीजों में जेनेटिक करना है, वहां पे जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांगली यूज है। आपको देखें ना, सॉल्यूशंस को देख के सॉल्यूशंस बनाना, ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स का काम। तो सॉल्यूशन से नए सॉल्यूशंस के पार्ट्स को रिकंबाइन करके न्यू सॉल्यूशंस, दैट इज टुवर्ड्स द जेनेटिक, towards the evolution. So crossover operation takes two candidate solutions and divides them, swapping components to produce two new candidates. Clear? So this figure illustrates crossover on a bit string pattern of length 8. The operator separates them and forms two children
whose initial segments come from one parent and whose tail come from the other. तो input bit strings आपके पास दो आ गई, पहली है 110101 और दूसरी है 110001। तो आपने इनके पार्ट्स को कंबाइन किया, पहले की दो पोर्शन ले लिए, आई डोंट नो, फिर पहले में से आपने, अच्छा सॉरी, ये है 11#0101#, और दूसरा पेरेंट है #110#0#1। तो आपने इनको सेंटर में से क्रॉसओवर के लिए अलहदा कर दिया, क्रॉसओवर पॉइंट सेंटर में डिफाइन कर दिया। तो पहले के चार कैरेक्टर्स उसने उठा लिए 11#0 और इनको दूसरे के आखिरी कैरेक्टर्स के साथ मिला दिया जो कि हैं #0#1। और सेकंड सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर सेकंड सॉल्यूशन के स्टार्टिंग इनिशियल्स ले लिए और उनको फर्स्ट पेरेंट के सेकंड पोर्शन के साथ अटैच। तो आपके पास दो न्यू सॉल्यूशन जो है इस तरह से जनरेट हो गए। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डिवाइड एट द सेंटर पॉइंट, आप इसको कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप पहले के बाद भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप रिकम्बाइन कर देते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आपका क्रॉसओवर पॉइंट एक ही हो, आप दो तीन भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्या होगा, पहले का ये पोर्शन, बीच वाला दूसरे से आएगा, फिर अगला पहले वाले का, फिर उससे अगला दूसरे वाले से आएगा। समझ आ रही बात की? तो आप किसी भी वे में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन आपका? और आगे फिर ये वही एग्जांपल है जो शायद हम पहले भी देख चुके हैं। दो आपके पास आगे ये था शुगर और फ्लोर। एक कुकी हमने बनाई है जिसमें 5 यूनिट्स ऑफ 5 kg ऑफ शुगर और 1 kg फ्लोर यूज किया, और दूसरे में 2 kg शुगर 4 kg फ्लोर यूज किया। तो आपने जब न्यू सोल्यूशन बनाने हैं तो उसमें क्या हुआ, आपने उनके पार्ट्स को रिकम्बाइन किया। तो अब जो न्यू कुकीज बनी है उसके अंदर पहला जो ऑफ स्प्रिंग बना है, एक नया सोल्यूशन बना है, उसके अंदर 5 kg शुगर विद 4 kg फ्लोर, और सेकेंड जो बना है वो दैट मे बी फॉर डायबिटिक पर्सन, 2 kg sugar with 1 kg flour, right? So the place of split in the candidate solution is an arbitrary choice. कोई लाजमी चीज नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। The split may be at any point in the solution, so it's an arbitrary choice. So this splitting point may be randomly chosen or changed systematically during the solution process. कोई जरूरी नहीं है आपने एक बार रख लिया तो कोई हदीस हो गई कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हर क्रॉस ओवर करते हुए आप नया पॉइंट भी डिफाइन कर सकते, आपकी मर्जी। फिक्स रखना चाहें थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन तो आप फिक्स भी रख सकते हैं। So crossover can unite an individual that is doing well in one dimension with another individual that is doing well in another dimension. तो क्रॉसओवर के केस में एक्चुअली जो फिलॉसफी है वो ये है कि एक इंडिविजुअल जो एक एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंबाइन कर दें जो दूसरे एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताकि जब वो सब पोर्शन कंबाइन हो गए हमारे पास एक ऐसा विन विन सिचुएशन आ जाए, एक ऐसे इंडिविजुअल आ जाए जो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म दोनों एरिया में। ठीक है। Suppose we have these chromosomes and their fitness values. ये क्रोमोसोम्स आपके पास लेफ्ट पे लिखे आगे और ये उनकी राइट साइड पे आपको फिटनेस वैल्यू नजर आ रही है। We analyze the strains which have a high fitness value. We have observed that they both have a 1 in the first column, whereas the low fitness string have a 0 in the first column. In the second column, we have a 1 in A and 0 in B and 1 in the low fitness string. We wonder that if 1 in the second column is associated with the low fitness, so we may improve the score of B by putting a 0 in the place of 1 in the second column. ठीक है या नहीं समझ आई? ये वो जनरली जज करने की कोशिश कर रहा है। वो जज करने की क्या कोशिश कर रहा है कि जो दो सॉल्यूशंस की फिटनेस हाई आई है, यहाँ पे एक की 576 है और एक की 361 है, वो दोनों की फर्स्ट प्लेस पे एक्चुअली मान ये फर्क है बाकी दो से। अच्छे सॉल्यूशन ये गेस है, अच्छे सॉल्यूशंस में फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा। और फिर वो ये कह रहा है कि इन दो जो सॉल्यूशन जो ज्यादा फिट है, अगर हम इनको क्लोजली एनालाइज करें तो इनमें जो ज्यादा फिट है 576 उसकी सेकंड पोजीशन पे भी 1 है।
जबकि 361 वाले की सेकंड पोजीशन पे 0 है, तो शायद इसी वजह से वो काम आया है पहले वाले से। तो उसका ये गैस वर्क है कि शायद हम इसको बी वाले जो 361 वाला सोल्यूशन है, इसको भी अगर हम सेकंड प्लेस पे 1 ले आए, मे बी थ्रू म्यूटेशन और क्रॉस ओवर, तो ये सोल्यूशन भी इंप्रूव कर जाए। गैस A crossover can cross across modes as shown in the figure. Where adjacent value mutation cannot do that because fitness values of the chromosome in mode are less and they have less chance of survival. अच्छा जी, अब वो ये बताना चाह रहा है आपको कि आपके इसमें एक साइड पे आपको शुगर नजर आ रही है और दूसरे साइड पे आपको फ्लोर नजर आ रहा है। तो जब हम क्रॉस ओवर कर रहे होंगे, तो क्रॉस ओवर के थ्रू मैं देख के बताऊंगा। मोड से मुझे भूला मैं क्या था मोड से। ये स्लाइड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको देख के मैं याद नहीं आ रही क्या था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर्स। 2 पॉइंट्स, 2 टाइप सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर और यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। सिंगल टाइप क्रॉसओवर, this operator takes 2 parents and randomly select a single point between 2 genes to cut both chromosomes into 2 parts. This point is called a cut point. The first part of the first, ये जो भी हम देख रहे हैं, तो इसमें हम रैंडमली किसी एक पॉइंट पे कट पॉइंट अपना चूज कर लेते हैं और उस क्रॉसओवर पॉइंट के अक्रॉस हम पोर्शंस को रिकंबाइन कर देते हैं टू जनरेट न्यू ऑफस्प्रिंग. The first part of the second parent is combined with the second part of the first parent to create the second child and so on. Clear है ये तो? Then is uniform crossover. Uniform crossover, the value of each gene of an offspring's chromosome is randomly taken from either parent. This is equivalent to multiple point crossover. इसमें क्या है कि आपको ये पता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, चलें इसी को देख लेते हैं। 1000010 जो रेड में है, और नीचे वाली है ब्लैक में 3 times 1 3 times 0 एंड देन अपर। अब आपने जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी लेंथ 7 है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टिंग आपका ऑफस्प्रिंग आएगा उसकी लेंथ भी 7 होगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम चाइल्ड जो ऑफस्प्रिंग है उसको बनाने के लिए पहली पोजीशन पे क्या रखना है, दोनों में से रैंडमली एक चूज करना है। दोनों पेरेंट्स के फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसमें से रैंडमली किसी एक में से उठा लेंगे और वो ऑफस्प्रिंग की पहली पोजीशन पे रखें। फिर सेकंड के लिए जब आपने करना है तब भी आप यही करेंगे, दोनों पेरेंट में जो वैल्यूज आ रही होंगी उनमें से रैंडमली किसी एक में से उठाएंगे और वो चाइल्ड में रख देंगे। तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, या इसे मल्टीपल पॉइंट क्रॉसओवर भी कहते हैं। क्लियर होगी? अच्छा, sometimes you need a variable size crossover. Sorry, sometimes you need a variable size chromosome, for example, to represent a set of rules. और ये हमने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम की थी, एग्जांपल की थी हमने एग्जांपल वेरिएबल साइज क्रोमोसोम्स। दिस इज द रेपिटेशन, इज फॉर दोबारा से पिछली स्लाइड से याद कर लीजिएगा। सो दिस सबस्ट्रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं क्रॉसओवर वेरिएबल साइज क्रॉस क्रोमोसोम्स. The substrings can be considered as a single entity during crossover. Crossover movement is not allowed in the middle of the substring. Another way can be to allow all possible crossovers but assign a very low fitness to resulting chromosomes which have undesirable substring meaning. तो इसमें वो ये कह रहा है कि सबस्ट्रिंग को जब आप कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल साइज क्रोमोसोम्स हैं, किसी की लेंथ ज्यादा होगी किसी की कम होगी,
तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेंगे, अगर हम उसमें से क्रॉस ओवर करते हैं तो रिजल्टेंट भी इसी तरह से वेरिएबल लेंथ की होगी। तो कह रहा है कि फिर हम उसमें से ये देख लेंगे कि जो स्ट्रिंग्स हमारे मीनिंग को पूरा नहीं करती, हमारे जो क्रोमोसोम है उसके मिनिमम क्राइटेरिया 6-7 जीन्स हैं, जिसके बाद वो एक रूल बनता है जो हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे। अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, दैट वुड बी अनडिजायरेबल। ठीक हो गया। और ये अगर आप इस रूल को जो उसने लिखा है इसको लास्ट पे अप्लाई करेंगे, ये जो क्रॉस ओवर करके उसने बनाया, तो आप वहां से आपको इसकी मीनिंग जो समझ आएंगे वो ये है, दिस वुड मीन वी डू नॉट केयर वेदर वी प्ले टेनिस और नॉट। वे आखिरी दो पे माना गया। For such chromosome, we use a modified crossover operator to perform a crossover operation on two parents. Two crossover points are first chosen at random in one of the parents. So let the two parents be these, and suppose the crossover point chosen randomly for the first parent are after bit position 1 and 8, and for the second parent for the second parent, let D1 denote the distance from the leftmost of these crossover points to the rule boundary immediately to the left. So D1 is 1, or let D2 denote the distance from the rightmost of these crossover points to the rule boundary immediately to the left. So D2 is 3. चलिए आपने पहले पे डिफाइन कर लिया 1 और 8 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। Now let D1 denote the distance from the leftmost of these crossover points. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है आपको कि आपने पहले पेरेंट के लिए 1 और 8 पे दो पॉइंट्स डिफाइन कर लिए। तो 1 का जो पहला पोर्शन निकला है वो आपके पास 1 है, और दूसरे में जो निकला है जो लास्ट पोर्शन है वो आपके पास आ गया 0 0। अब वो कह रहे हैं लेट D1 डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट of these crossover points to the rule boundary immediately to the left. जो पहला आपने क्रॉसओवर लिया, जो आपने पहला में से पॉइंट लिया दैट इज 1, उस सेकंड में से कितने डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट मोस्ट साइड से। पहले का 1 आ गया ना, दूसरे में वो 1 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट मोस्ट साइड से 1 पोजीशन के बाद, ऐसे ही। और दूसरे में जो आपने लिए D2 डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ दीज क्रॉसओवर पॉइंट्स टू द रूल बाउंड्री इमीडिएटली टू द लेफ्ट। दूसरा जो आपके पास 0 0 आया है वो दूसरे पहले क्रोमोसोम में जो लास्ट पोर्शन 0 0 का है, तो दूसरे क्रोमोसोम में राइट साइड से कितने डिस्टेंस के बाद एग्जिस्ट कर रहा है 3 के बाद, 1 2 एंड 3। नहीं समझ आ रही? देखें रेड में जब हमने पहला क्रॉसओवर पॉइंट्स डिफाइन कर लिए वो तो समझ आ गया पहले क्रोमोसोम पे 1 और 8 पे, तो उसने पहला 1 भी रेड हो गया, पहला पॉइंट था, और 8 के बाद वाला वो भी रेड कर दिया उसने जो कि 0 0 था। अब हमने ये देखना है कि जो 1 आया हमारे पास इस सेकंड क्रोमोसोम में लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस के बाद एग्जिस्ट कर, ये 1 अगर ढूंढना हो हमने सेकंड क्रोमोसोम में, तो सेकंड क्रोमोसोम में कितने डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड से एग्जिस्ट करा 8 से, सो D1 इज 1। और 0 0 को अगर हमने जो 0 0 अब हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है, ये लास्ट पोर्शन सेकंड क्रोमोसोम में राइट साइड से कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 पे है, 0 1 0, 3 को क्रॉस करेंगे तो आपको 0 0 का पैटर्न मिलेगा। तो ये दो हमने पॉइंट्स इसमें से डिस्टेंस पॉइंट्स जो है निकाल लिए, D1 और एक D2 जो कि 1 और 3 आ गया।
हम क्या कर रहे हैं, द क्रॉस ओवर पॉइंट इन द सेकंड पेरेंट आर नाउ रैंडमली चूजन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दैट दे मस्ट हैव द सेम d1 एंड d2 वैल्यूज। अच्छा जी, अब आपने क्रॉस ओवर पॉइंट इन द सेकंड पेरेंट आर नाउ रैंडमली चूजन subject to the constraint that they must have the same d1 and d2 values। तो अब आप क्या करेंगे जी फिर, the possible crossover points for the second parent are at bit position 1 3 1 8 and 6 8। देखें, अब वो ये आपको कहना ये चाह रहा है, एक्चुअली जो बताना चाह रहा है कि जैसे हमने पहले में चूज किए पॉइंट्स दो, क्रॉस ओवर पॉइंट्स 1 और 8। अब 1 8 की बेस पे जो d1 और d3 निकला वो था 1 और 3। अब वो ये कह रहा है, अब आप सेकंड पेरेंट में से ऐसे क्रॉसओवर पॉइंट्स चूज करें, जैसे पहले में हमने 1 और 8 चूज किया था, सेकंड में से ऐसे पॉइंट्स चूज करें जो अब हम पहले में से ढूंढे उनको, तो उनके d1 और d3 जो है 1 और 3 है। जी कंफ्यूजन है तो पूछें, रिपीट करूं दोबारा। पहले पहले क्रोमोसोम में हमने क्रॉस ओवर पॉइंट्स डिसाइड किए 1 और 8। 1 8 की बेस पे हमने d1 और d3 कैलकुलेट की, वो निकले 1 और 3। अब वो ये कह रहा है कि d1 और d3 जो है वो 1 और 3 निकल आए, d2 1 और 3 निकल आए हमारे पास। अब आप यूं समझे कि ये हमने जो पहले काम किया था वो नहीं किया, उसको भूल जाए वक्ती तौर पे। अब आप पहले लें सेकंड क्रोमोसोम को, और उसमें से जो पहले जैसे हमने 1 और 8 डिफाइन किए थे, यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट ऐसे डिफाइन करें कि जब उनको पहले क्रोमोसोम में से ढूंढने निकले तो d1 और d2 की जो वैल्यू है 1 और 3 आएगा। क्लियर हुई? तो इसमें उसने फिर क्या चूज किया, इसमें वो ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप अपने क्रॉस ओवर पॉइंट जो है वो 1 3 1 8 और 6 8 के ऊपर डिफाइन करें, तो फिर आपके ये वही वैल्यूज देंगे, वही वैल्यूज आपको मिल सकती हैं 1 और 3 की, जो d1 और d3 की सेम वैल्यू आपको मिल सकती है। अब कैसे है ये, उसने सेकंड क्रोमोसोम आपको नीचे लिख के दिखाया है, और उसमें वो पैटर्न उसने बना के दिखा दिए 1 1 3 1 और 3 का। ठीक है जी, 1 और 3 पे उसने क्रॉस ओवर पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब ये 1, जस्ट अ मिनट, चीज शायद गलत तो नहीं। जीरो 1 1 1 0 1।
तो मुझे एक दो फिर दोबारा देखने दें इसको भी, अभी नेक्स्ट क्लास पे रख लें सैम्पल। आगे आ जाए फिलहाल पे, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। म्यूटेशन, mutation is another important genetic operator. Mutation takes a single candidate and randomly changes some respect gene of it, जैसे हम ऑलरेडी रेसिपी की एग्जांपल में बात की है। So mutation may randomly select a bit in the pattern and change its switching of 1 to 0 or to some don't care predictions. Mutation is important in that the initial population makes good an essential component of a solution. For example, if no member of the initial population has a 1 in the first solution, then the crossover in the middle cannot produce a child that would become a solution. अगर आपके पास जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे किसी में भी 1 नहीं है, तो आप जितने मर्जी क्रॉस ओवर करते रहे फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी 1 आ नहीं सकता। म्यूटेशन ऐसे सिनेरियो में हेल्प करेगी। म्यूटेशन वो वाहिद चीज है जो रैंडमली स्विच करते हुए हो सकता है उसके सिलेक्शन में फर्स्ट बिट आए और वो जो किसी एक क्रोमोसोम में उस 0 को 1 कर दे। ओनली म्यूटेशन हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रिंग द एब्सेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मिसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बैक इनटू द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे आपको हिरोशिमा नागासाकी वाली एग्जांपल दी थी, ये वहां पे चूंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया तो उनकी वजह से कोई जीन में एब्सेंट हो गया उन लोगों में, उस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, और अब उन सब में मौजूद है वहां पे उस इलाके के लोग। डेफिनेटली कोई जीन है जो एब्सेंट हो गया। अब ये जीन क्रॉस ओवर होते रहे तो कभी भी वो जीन वापस नहीं आ सकता। वो जीन कैसे आएगा? वो जीन म्यूटेशन से ही कभी हो सकता है कि वो अपनी वैल्यू स्विच करे, उसकी वजह से वो माजूरी अगली नस्लों में खत्म होनी स्टार्ट कर। क्लियर? Each gene of each offspring is mutated with a given mutation rate p mu, say 0.01, which means 1%. 1 in 100 genes, 1 in 100 alleles will be mutated. So it is hence possible that the no gene may be mutated for many generations. On the other hand, more than one gene may be mutated in the same generation or even in the same chromosome. For real value gene, the value is selected randomly. If the rate is too low, new traits will appear too slowly in the population. If the rate is too high, each generation will be unrelated to the previous generation. अब वो बताना चाह रहा है म्यूटेशन की तो हमें समझ आ गई, और म्यूटेशन रेट बता रहा है कि म्यूटेशन रेट जो होता है जनरली म्यूटेशन रेट हम बहुत कम रखते हैं। क्यों? अगर ज्यादा रखेंगे तो रियल सिनेरियो में देखें, अगर म्यूटेशन रेट हाई हो, एक जनरेशन जो है उसके बाल काले हों, अगले वालों के लाल हों, तीसरे वालों के नीले हों, ये होती है फास्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन ऐसे तो नहीं हो, इतनी फास्ट तो होती नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक जनरेशन किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हो जाए, अगली बिल्कुल ही फर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती हैं चेंजेस, स्लाइड चेंजेस होती हैं। तो म्यूटेशन इज वेरी लो, इज वेरी लो परसेंटेज। तो इसे हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पे वो 1% कह रहा है, 1% से भी कम होती है ये 0.01%, 1 in 1000% जो होता है वो पिछली जनरेशन से फर्क आता है, या 1 in a lakh। So it's a very low ratio. On the other hand, crossover जो होता है वो बहुत frequent है। crossover में वो जो common traits हैं, although with a significant change, वो जरूर न्यू जनरेशन में आते हैं। तो क्रॉसओवर के जो रेट्स होते हैं वो नॉर्मली 50, 60, 70% होते हैं, और म्यूटेशन जो होती है वो हम बहुत लो, लेस देन 1% रखती है, लेस देन 1%, 1 in 1000 बल्कि रखती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जब आपने 1 in 1000 रखी है, इसका क्या मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें अगर हर क्रोमोसोम में 10 जीन्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है कि 100 की पॉपुलेशन हो तो उसमें 1000 जीन्स होंगे इन टोटल, 100 into 10 1000 हो गए। और अगर आप इसको 1% रखते हैं तो इसका मतलब है कि इन 100 जीन्स में से सिर्फ 10 में से एक बिट चेंज हो, या 10 पोजीशंस पे चेंजेस आएंगे। अब वो 10 जो हो सकती है वो 2 क्रोमोसोम में है, 3 में आए हैं, या 10 के 10 में।
ये भी जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम में एक ही ट्रेड चेंज होगा, दो भी हो सकते हैं, रैंडमली है ना, चॉइस इज रैंडम, दो भी चेंज हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इफ रैंडमली सिलेक्ट, और अदरवाइज मैक्सिमम 10 में भी। क्लियर? तो अगेन वो आ जाएंगे हमारे साथी, क्या नाम है उनका, अब्दुल गफूर। ये एंजल ब्रेड के चैप्टर 8 और 9 से है, वहां से आप इसको, मैंने मेरा ख्याल बुक भी शेयर कर दी थी एंजल ब्रेड, उसमें से आप चैप्टर 8 और 9 पे इसको देखिए।